हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे CS फाइनल का जो हमारा टैक्स का सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो पार्ट बी दे रखा है, इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात हो रही है। टैक्सेशन में जो DTAA का कंसेप्ट है, ट्रीटीज है, उसके बारे में हमने बात की। तो आज यहाँ पे इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब यहाँ पे टॉपिक थोड़ा लेंदी है। कुछ सेक्शंस थियोरेटिकल हैं, शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आते हैं, कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन भी है इसके अंदर। ठीक है, तो एक एक करके हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले स्टार्टिंग में मैं थोड़े बहुत थियोरेटिकल प्रोविजंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इनमें से यूजुअली शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर आगे कुछ टॉपिक्स आएंगे बीच में, जिसमें हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस भी देखेंगे, और अगेन कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज पार्ट बी में जो आपका 30 मार्क्स का वेटेज है उसमें से फॉर श्योर आपको इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मिलेगा। तो 5-6 मार्क्स का वेटेज मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे मॉड्यूल में जो इन्होंने कंटेंट दे रखा है, मैं उसको ही रिफर कर रहा था और उस बेसिस पे आपके साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगेन मॉड्यूल है, चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रेच करके दे रखी हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन जाने में भी, लेकिन आपके लिए उतना वो वर्थ नहीं कि आप उस पर उतना टाइम दे। तो मैं आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी मैं मॉड्यूल ही यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं उसके पॉइंट्स उठा के आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। हमें अभी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना है, वो चीज़ फॉलो नहीं करनी क्या एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ेंगे क्योंकि मॉड्यूल में दिया है तो ये भी तो पूछ सकते हैं, वो भी तो पूछ सकते हैं। वो आपका कंसर्न सही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, कहीं ना कहीं वो स्मार्ट वर्क नहीं है। क्योंकि हर एक लाइन रट के याद करके हम पूरा एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ले आएंगे, ऐसा अप्रोच यहाँ पे उतना सक्सेसफुल नहीं है जो पास में अपन ने देखा ही है। तो इसीलिए कुछ टॉपिक्स को मैं उस थोड़ा लाइटली ट्रीट करूंगा, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही उसको इंपॉर्टेंस दूंगा। तो आपको मैं जितना बता रहा हूँ आप उस चीज़ को पहले एक बार समझते जाओ। फ्रैंकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सामने बैठे होते ना, लाइव जैसे हम क्लास में पढ़ते तो वहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता मेरे लिए। इसलिए मुझे इस टॉपिक को वीडियो में बनाने में इतना टाइम लग रहा है और मैं इसको थोड़ा डिले कर रहा हूँ। मुझे भी मालूम है मैं काफ़ी इसको डिले कर चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो वीडियो में एक्सप्लेन करना, और वो भी विदाउट बुक एंड प्रॉपर कंटेंट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं प्रैक्टिकली खुद उसमें थोड़े से इश्यूज फेस कर रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ को मैं प्रॉपरली कन्वे कर पाऊँ आपको एक वीडियो लेक्चर के थ्रू। स्टिल आई एम ट्राइंग कि जितना भी मैक्सिमम मैं आपको एक कंसेप्ट वाइज कन्वे कर सकूँ उतना भी मोर देन इनफ है। और इसका कंटेंट मैं साइड बाय साइड बनाने की ट्राई करूंगा कि अगर कुछ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं अगले 2-4 दिन में, तो एटलीस्ट आपको उतना ही पढ़ना पड़े जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके दे रखी है। कट शॉर्ट करना नेसेसरी है। ठीक है, तो अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट मत करना कि भाई ठीक है सर ने बोला अपनी जगह है, लेकिन हम एक एक लाइन पढ़ लेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, कोई उसका वर्थ नहीं। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। अभी एक बार मॉड्यूल के बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जहां नेसेसिटी होगी मैं आपको वर्ड्स रिलेट कराऊंगा, अदरवाइज नहीं। स्टार्टिंग में इन्होंने बोला है कि एक्चुअली में ट्रांसफर प्राइसिंग है क्या। अब ट्रांसफर प्राइसिंग का जो कंसेप्ट है उसका बेस ये है कि कुछ एंटिटीज ऐसी हैं इंडिया में, या होती हैं ऑब्वियसली, जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी बोलते हैं, जिनकी एक ब्रांच इंडिया में है लेकिन एक ब्रांच आउट ऑफ इंडिया भी है। अच्छा, कोई सब्सिडरी आउट ऑफ इंडिया है, या उनकी होल्डिंग कंपनी आउट ऑफ इंडिया है, या फिर कोई एसोसिएट कंपनी है जिनके साथ उनका कोई इन्वेस्टमेंट टाई अप है, कोई कोलैबोरेशन है, कोई जॉइंट वेंचर है, ऐसा कुछ रिलेशन है जिनको हम बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, रिलेटेड पार्टीज कंपनी लॉ में। तो ऐसी एंटिटीज जो इंडिया में भी काम कर रही हैं और उनकी कोई कंसर्न एंटिटी आउट ऑफ इंडिया भी है, उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, या उनको ध्यान में रख के ही बनाए गए। अब होता ये है कि अगर हम एक ही ग्रुप ऑफ कंपनी की बात करें जिसकी एक एंटिटी इंडिया में है, एक इंडिया के बाहर है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन एंटिटी में ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, या सपोज यूएस में है तो यूएस एंटिटी में ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। उनको ये फर्क पड़ता है कि हमारी जो ग्रुप कंपनी है टोटल, इन टोटल हमारी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज हो और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो। ठीक है, अल्टीमेटली ये मैटर करता है। ऐसी एंटिटीज क्या करती हैं, स्टार्टिंग में मतलब पूरा जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और साल के एंड तक आते आते दे ट्राई कि जो भी प्रॉफिट्स हैं दोनों एंटिटीज के, इंडियन एंटिटी के, यूएस एंटिटी के, कोशिश ये करो कि उस कंट्री में ज्यादा प्रॉफिट दिखाओ जहां टैक्स लायबिलिटी कम है, और उस कंट्री में प्रॉफिट कम दिखाओ जहां टैक्स ज्यादा लगता है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि टैक्स बचाने के लिए मैनिपुलेशन करना शुरू कर देते हैं।
बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं मैनिपुलेशन करना। प्राइस वेरिएशंस करके आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। जैसे अब इंडिया में सपोज टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, यूएस की कंट्री में टैक्स रेट कम है कंपेरेटिवली, तो हम क्या करेंगे, इंडियन एंटिटी का प्रॉफिट घटाने की कोशिश करेंगे। तो इंडियन एंटिटी अपनी यूएस की एसोसिएट या रिलेटेड पार्टी से जब कोई गुड्स खरीदेगी तो महंगे दाम पे खरीदेगी, ठीक है, तो ज़्यादा खर्चा दिखाएगी। हो गया ना फंड ट्रांसफर एक तरीके से। 100 रुपए की चीज़ 150 रुपए में खरीदी तो 50 रुपए एक्स्ट्रा बाहर गया ना। यही अगर किसी और से खरीदते तो 100 रुपए में ही खरीदते। तो जिस चीज़ का मार्केट का रेट 100 रुपए है उसका आप 150 दे रहे हो, तो इसका रीज़न क्या है? अगर आप इसका कोई रीज़न प्रूव कर सकते हो, ठीक है, तो फिर सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप इसका कोई रीज़न नहीं दे सकते हो तो फिर ये एडिशनल अमाउंट जो आपने बाहर ट्रांसफर कर दिया, एक्स्ट्रा खर्चा दिखा के प्रॉफिट कट डाउन कर दिया, वो नहीं चलेगा, उसको रिवर्स किया जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? उल्टा भी तो हो सकता है, हम जब यूएस वाले को कुछ बेच रहे हैं तो हम सस्ते में बेचेंगे, उससे पैसे कम चार्ज करेंगे, उसका फायदा हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर यही सेल आप इंडिया में या किसी नॉन रिलेटेड बायर को करते तो किस प्राइस पे करते? ऐसी चीजें यहाँ पे कंपैरिजन में आती है। अच्छा, एक टर्म बहुत यूज होता है इस चैप्टर में जिसको हम बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब क्या है कि अगर हम किसी अननोन बायर को या अननोन सेलर से कुछ खरीदते या कुछ बेचते, जैसी भी सिचुएशन है, मींस अननोन पार्टी के साथ अगर हम ट्रांजैक्शन करते तो एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की वैल्यू क्या होती, दैट प्राइस इज आर्म्स लेंथ प्राइस। अगर आपने उसी प्राइस पे अपनी एसोसिएट एंटिटी के साथ डील किया फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर अदरवाइज कोई सिचुएशन है तो फिर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जो प्रोसीजर है ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग या ट्रांसफर प्राइसिंग में जो बोला है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग जो वर्ड है इट सजेस्ट कि जब एक रिलेटेड पार्टी दूसरी रिलेटेड पार्टी को कोई गुड्स ट्रांसफर करती है तो क्या प्राइस उसे रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्राइस ऐसा रखते हैं जिससे इंडियन टैक्स अथॉरिटीज का नुकसान होता है तो वो क्या करेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस को सिलेक्ट करेंगे और आपका प्राइस रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपने उल्टा किया है, तो सपोज आपने इंडिया में ज़्यादा फायदा दिखाया है और दूसरी कंट्री में शायद लॉस हो रहा होगा, तो इंडियन टैक्स एंटिटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट बीच में इंटरफियर नहीं करेगा। बोले अच्छा है ना, ज़्यादा टैक्स आ रहा है, आने दो, हम बेवकूफ़ हैं तो सामने से बोलने जाएंगे, बोले नहीं नहीं आपने तो ये ट्रांजैक्शन महंगे रेट में कर लिया, इसको इधर उधर करो, आपका टैक्स बच जाएगा। सामने से वो क्यों बोलेंगे? तो ये तो ऑब्वियस है कि ऐसा ही होना है। तो उनको तो अपने रेवेन्यू बढ़ाने से मतलब है। यही बातें इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में की है। इधर उधर की बातें बहुत करते हैं और स्ट्रेच करते हैं, मेन मोटिव जो है उस पॉइंट का वही। ट्रांसफर प्राइसिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपसे पूछे जाए अगर तो 2-3 पॉइंट्स का आंसर आप 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, या किसी मेन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो। हेल्पफुल इन द करेक्ट प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस, ये मैंने आपको बताया। हेल्पफुल इन द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, देखो प्राइस में मैनिपुलेशंस करके एक एंटिटी का प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, दूसरे का कम कर देते हो, तो क्या ये करेक्ट इवेल्युएशन में आपको हेल्प करेगा? अगर साल के एंड में शेयर होल्डर्स देखेंगे कि भाई ये एंटिटी में तो लॉसेस हो रहे हैं और दूसरी एंटिटी में प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ये लॉस वाली एंटिटी हम चला ही क्यों रहे? परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए करेक्ट डेटा ही आपके पास नहीं होगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हेल्पफुल इन कंप्लाइंग स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशंस। स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन मतलब जो भी इस रिलेटेड पार्टी से रिलेट करते हुए कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो कंपनी लॉ के हो या इनकम टैक्स के डिस्क्लोजर्स, ये वो जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ें ठीक से फॉलो हो पाएंगी अगर आपने ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स फॉलो किए हैं तो, और अगर नहीं किए हैं प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वही आ गया ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस इन इंडिया, हिस्ट्री दे रखी है। देखो सेक्शंस का जो ब्लॉक है वो 92 से लेके 92F तक है, बहुत सारे सेक्शंस इन बिटवीन आएंगे, मैं आपको एक एक करके वो समझाता जाऊंगा, ठीक है। कंपनी ए और कंपनी टी करके ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल फ्रेम किया, अब एक बार उसको रेफर कर सकते हैं। जो मैंने बताया आपको वही चीज मिलेगी, नया कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये आर्म्स लेंथ प्राइस की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की बात कर रहे हैं कि इसको अप्लाई करने में क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ सकती है। ट्रू कंपैरिजन इज डिफिकल्ट इन सर्टेन केसेस। अब ट्रू कंपैरिजन क्यों डिफिकल्ट है वो मैं आपको आगे के टॉपिक्स में भी फिर से रिलेट कराऊंगा। अभी शॉर्ट में इतना बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरी एसोसिएट कंपनी है, ठीक है, मैं उससे गुड्स खरीद रहा हूँ तो 100 के बदले 120 रुपए दे रहा हूँ। अब आप इनकम टैक्स वाले हो, आप बोल रहे हो बोले 100 रुपए में मिलता है बाहर, आप 120 क्यों दे रहे हो? भाई 120 दे रहा हूँ तो सामने फायदा भी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अगर मैं उस चीज को प्रूव कर सकता हूँ कि भाई मैंने जो 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना, उसके बदले मुझे कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज, गुड्स की कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी, वैल्यू,
स्पेयर पार्ट्स, ये वो कुछ मिल रहा है ऐसा जो मुझे अदर सेलर से, आउटसाइडर सेलर से नहीं मिलता, इसलिए मैं मेरी एसोसिएट एंटिटी को ज्यादा पैसे दे रहा हूँ। अभी आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं क्यों इसके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस और एएलपी फॉलो करूं? तो बहुत बार दोनों कंडीशंस, मतलब दो ट्रांजैक्शंस, एक अननोन बायर के साथ या अननोन सेलर के साथ और एक एसोसिएट एंटिटी के साथ, वो दो ट्रांजैक्शंस एग्जैक्टली कंपेरेबल नहीं होते। तो जब वो एग्जैक्टली कंपेरेबल नहीं है तो फिर आप एएलपी कैसे लगा सकते हो एसोसिएट एंटरप्राइज वाले ट्रांजैक्शन में? क्लियर है? तो ये जो कंपेरिजन में डिफिकल्टी आती है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड रिलायबिलिटी ऑफ अवेलेबल डेटा। अब ये भी बेसिक सी बात है, डेटा कितना अवेलेबल है कितना नहीं। आप अब इनकम टैक्स वाला बोलेगा भाई ये प्रोडक्ट तो 100 रुपए में मिलता है। अरे 100 रुपए में इंडिया में कहाँ मिलता है? पूरे इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, तो आप जहाँ से लेने को बोल रहे हो मेरे कॉन्टैक्ट में वो पर्सन है ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि वहां से 100 रुपए में मिल रहा है? मुझे तो पता चला मेरी एसोसिएट कंपनी 120 में दे रही है, मुझे सही लगा, मैंने ले लिया। तो कहीं ना कहीं डेटा अक्यूमुलेट करना डिपार्टमेंट के लिए भी डिफिकल्ट है, पार्टी के लिए भी डिफिकल्ट है। तो ये कुछ थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने बताई है। एब्सेंस ऑफ द मार्केट प्राइस, हाँ अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिकता ही नहीं है कॉमनली और बहुत रेयर प्रोडक्ट है या मेड टू ऑर्डर टाइप का प्रोडक्ट है, तो फिर मार्केट प्राइस ही अवेलेबल नहीं है, तो एएलपी कहाँ से निकालोगे? तो वहां पे हो सकता है कि ये एक लूप होल बन जाए और कोई ऑप्शन आपके पास ना रहे। एब्सेंस ऑफ द कंपेरेबल मार्केट प्राइस फॉर इनटेंजिबल ट्रांजेक्शंस, इनटेंजिबल एसेट्स के ट्रांजेक्शंस में तो वैसे भी कंपेरेबल प्राइस ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर इनटेंजिबल अपने आप में देखा जाए तो यूनिक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ दवाई का फॉर्मूला है ना, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन फॉर्मूला है, ऐसे फॉर्मूला तो दुकान पे मिल जाते हैं, जाके ले लो, ऐसा तो होता नहीं है। तो प्राइस कंपेयर करने के लिए किसके साथ कंपेयर करें? इनटेंजिबल्स में एक इशू आ सकता है। ये स्पेसिफिक हेड पॉइंट्स हैं जिनको आप एक्सप्लेन करोगे आपका आंसर बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, एडमिन बर्डन बढ़ने वाला है दोनों पे, टैक्स पेयर पे भी और टैक्सेशन डिपार्टमेंट पे भी। हर बंदे का एएलपी अगर इनकम टैक्स वाले डिटरमाइन करके रिपोर्ट करने लग गए तो सोचो उनका टाइम कितना वेस्ट होगा। तो ये एडमिन वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है टाइम लैग। देखें, although an associate enterprise normally establishes the conditions for a transaction at the time it is undertaken, at some point the enterprise may be required to demonstrate that these are consistent with the arm's length price. The tax administration may also have to engage in verification process perhaps some years after the transaction have taken place. मतलब जब ये ट्रांजेक्शन हुआ था और जब इसके बारे में पता चला काफी टाइम हो चुका है, अब उस टाइम का एएलपी ढूंढने निकलेंगे तो रिसर्च में टाइम लगेगा, करेक्ट वैल्यू पे आने में टाइम लगेगा, तो और साल बीत जाएंगे। तो टाइम गैप इतना क्रिएट हो जाएगा ना कि उस वजह से कहीं ना कहीं ये सब करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, और जो बेनिफिट आपको चाहिए या जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना वो आपको मिलेगा नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। तो ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कि कहाँ एएलपी वाला जो कंसेप्ट है वो हमें परेशान कर सकता है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ। अब हम कुछ कंस्ट्रक्टिव सेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन यहाँ पे है आपके लिए, दैट इज सेक्शन 92 कैपिटल ए। ठीक है, अब 92 कैपिटल ए क्या बोलता है ये भी एक बार आप क्लियर कर लो। 92 कैपिटल ए में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसोसिएटेड एंटरप्राइज। बार बार ये लोग बोल रहे हैं ना एसोसिएट एंटरप्राइज, एसोसिएट एंटरप्राइज, तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है तो वो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज means an enterprise which participates directly or indirectly through one or more intermediaries in the management or control or capital of the other enterprise। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि अगर एक पर्टिकुलर एंटिटी या एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज के मैनेजमेंट में, उसके कंट्रोलिंग में या उसके कैपिटल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे तो दोनों एंटिटीज कहीं ना कहीं एक दूसरे की एसोसिएट है। अब देखो, मैनेजमेंट मतलब डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल वो भी उसी के साथ रिलेट करेगा, और कैपिटल मतलब इन्वेस्ट करना। जैसे नहीं होता होल्डिंग सब्सिडरी और होल्डिंग, मतलब होल्डिंग एंड एसोसिएट, नॉट सब्सिडरी। सब्सिडरी तो है ही, लेकिन एसोसिएट वाला पार्ट भी होता है जहां पे एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी में मिनिमम 20% इन्वेस्टमेंट किया हो, अप टू 50% हो, वो सब पॉइंट्स भी आते हैं। फिर बोला नेक्स्ट पॉइंट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वन और मोर पर्सन्स हु पार्टिसिपेट directly or indirectly or through one or more intermediaries in its management or control or capital are the same persons who direct or participate directly or indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the other enterprise। अब इसका मीनिंग आप निकालेंगे तो क्या पता चलेगा, एक बार उसकी लैंग्वेज के साथ में फिर से आपको लिंक करा देता हूं। उन्होंने ऊपर बोला था इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वन और मोर
person who participate through one or more intermediaries in its management control capital are the same person who participate directly, indirectly or through one or more intermediaries in the management or control or capital of the other person. मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि एक ए लिमिटेड कंपनी है जो बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, वही ए लिमिटेड कंपनी एक सी लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रही है, तो ये बी और सी भी तो आपस में एसोसिएटेड ही हो गए ना, ठीक है। जैसे नहीं होता वो एक होल्डिंग की दो सब्सिडरीज हैं तो दो सब्सिडरीज आपस में एसोसिएटेड है, एग्जैक्टली ये सेम पॉइंट है, बट उसको वो लीगल लैंग्वेज में लिखा है बैरेक की लैंग्वेज में, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। तो ये आपका पहला सेक्शन हुआ, सेक्शन 92 कैपिटल ए का पार्ट। अब इसमें आगे एक और भी टर्म एक्सप्लेन किया है जो अगेन इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जिसमें से वो लोग एग्जाम में पूछते हैं बहुत बार। ये मेरे खुद के पेपर में पूछा था, दिसंबर 13 जून 14 के पेपर देखेंगे तो उनमें आपको ये क्वेश्चंस बैक टू बैक मिल जाएंगे, उसके बाद भी काफी बार पूछे। और डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज, अब डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब एक्चुअली में एसोसिएटेड की डेफिनेशन में जो ऊपर लिखा था उसमें कवर नहीं हो रहे, स्टिल इनको डीम्ड टू बी एसोसिएटेड माना गया। डीम्ड वर्ड हम कब से पढ़ रहे हैं, आप इतने टाइम से इसको पढ़ ही रहे हैं, पिछले 2 साल से एटलीस्ट, तो आपको अच्छे से पता है। अब डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहले केस में क्या बोला है, इफ वन एंटरप्राइज होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 26% ऑफ द वोटिंग पावर इन अनदर एंटरप्राइज, तो फिर वो डीम्ड रिलेशन में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड में 33% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है और बी लिमिटेड सी लिमिटेड में 40% वोटिंग पावर होल्ड कर रही है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ए लिमिटेड सी लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रही है, मान लिया जाएगा डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ठीक है। तो ऐसा देखा जाएगा क्योंकि ए जो है इट इज कंट्रोलिंग बी एंड बिकॉज बी इज कंट्रोलिंग सी, क्योंकि शेयर होल्डिंग देखो ए ने बी में कितना कंट्रोल या इन्वेस्ट किया हुआ है, मोर देन 26%, बी ने सी में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, मोर देन 26%। तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो ए लिमिटेड है कहीं ना कहीं वो बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और बी और सी जो है दोनों एंटिटीज दे आर डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज ऑफ ए लिमिटेड, ए विथ बी एंड ए विथ सी, दोनों कनेक्टेड है। आगे बढ़ते, एनी पर्सन और एंटरप्राइज होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली shares carrying not less than 26% of the voting power in each of such enterprises, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे मिस्टर ए है, वो एक्स लिमिटेड में भी इन्वेस्ट करके बैठा है, कंट्रोल कर रहा है उसको, और वाई लिमिटेड को भी, तो कहीं ना कहीं अपने आप एक्स और वाई आपस में डीम टू बी एसोसिएटेड हो गई। ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताया था, ये सेम ही चल रहा है। सी पॉइंट पे चलते हैं, अ लोन एडवांस्ड बाय वन एंटरप्राइज to the other enterprise constitutes not less than 51% of the book value of the total assets of the other enterprise। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है, मेरी कंपनी ने आपकी कंपनी को लोन दिया है, जो लोन दिया है आपकी कंपनी को वो इतना हैवी है कि आपकी बैलेंस शीट में अगर आपकी असेट्स देखी जाए और उस असेट्स का परसेंटेज में ये लोन देखा जाए तो मोर देन 51% अमाउंट बन जाएगा। मतलब अगर आपकी कंपनी की असेट्स 10 करोड़ रुपए की है तो मैंने आपको उसके 51% से ज्यादा अमाउंट का लोन दिया है, तो आपकी आधी से ज्यादा असेट्स तो मेरे पास गिरवी हो गई, इतना मेरा आपके ऊपर राइट हो गया क्योंकि इतना हैवी लोन मैंने आपको दिया है। तो 10 करोड़ में अगर मैं आपको 6 करोड़ का लोन दे दूं तो फिर यहाँ पे डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज का रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है वन एंटरप्राइज गारंटी इज नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। आप किसी और से बोरोइंग्स कर रहे हैं, मुझसे नहीं, आपने लोन कहीं और से लिया है लेकिन उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, लेकिन वो भी पूरी गारंटी नहीं, सिर्फ 10% अमाउंट की गारंटी। तो आपने किसी से 1 करोड़ रुपए उधार लिया और मैंने उसमें से 12 लाख रुपए की गारंटी दे दी, तो 10% से एक्सीड हो गया, डीम्ड एसोसिएट मान लिए गए। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है आपकी एंटिटी के आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं या एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हैं वो मेरी एंटिटी अपॉइंट करती है, तो आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स हमारी कंपनी अपॉइंट करती है, तो आप हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में भी उसी सिचुएशन की बात हो रही है, मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड और वन और मोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड, बिना बात के स्ट्रेच करते हैं,
each of the two enterprises are appointed by the same person। ये भी वही हो गया, मिस्टर ए, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ठीक है, सेम चीज बोली, नीचे एग्जाम्पल में भी वही दिया हुआ है। The manufacture or processing of goods or articles or business carried out by one enterprise is wholly dependent on the use of know-how, patent, copyright, trademark, license, franchise or any other business or commercial rights। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि मेरी कंपनी जो कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोसेस कर रही है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके दिए हुए राइट्स पे, आईपीआर पे, मतलब जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सब जो आप पढ़ते हो, ठीक है, वो आपने मुझे दिया है ना, तो मैं बिजनेस कर पा रहा हूँ। तो आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन द आईपीआर प्रोवाइडेड बाय योर एंटिटी, देन वी आर डीम्ड एसोसिएटेड। कहीं ना कहीं एक अपर हैंड आपका रहेगा। फिर बोला है 90% और मोर ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स आर सप्लाइड बाय द अदर एंटरप्राइज। मैं जितना भी रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ ना, 90% रॉ मटेरियल मेरी रिक्वायरमेंट का आप ही के यहाँ से आता है। सिर्फ थोड़ा बहुत 5-10% कभी अगर आपके यहाँ स्टॉक प्लस माइनस हो तो इमरजेंसी में बाहर से ले लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप और मैं डीम्ड एंटरप्राइज, डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज माने जाएंगे। दूसरा पॉइंट सेल्स वाला भी है। मैं जितना भी प्रोडक्शन करता हूँ, यू आर माई बायर, और आप मेजॉरिटी गुड्स मुझसे खरीद लेते हैं। मतलब जितना भी मेरा प्रोडक्शन होता है, वो सारा प्रोडक्शन जो है मेजरली आप ही परचेस करते हैं, आप ही कंपनी बाई करती है। तो यू आर माई बिगेस्ट बायर या लार्जेस्ट बायर। तो उस सिचुएशन में मुझे आपका भी ध्यान रखना है और आपको मेरा भी ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं अगेन एक डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला लिंक यहाँ पे मान लिया गया। और लास्ट में ओपन एंडेड बोला है, कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो कोई ना कोई और किसी भी तरीके का कंट्रोल एक एंटरप्राइज का दूसरी एंटरप्राइज में हो। जैसे बोला, व्हेन वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल, the other enterprise is also controlled by such individual or is relative or jointly by such individual and relative of such individual। ये ऊपर कवर हो चुका है, रिपीट किया। ये वही मिस्टर ए वाला ही पॉइंट है ना। इंडिविजुअल कौन? मिस्टर ए। वन एंटिटी एक्स लिमिटेड, सेकेंड एंटिटी वाई लिमिटेड, वो दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये दोनों एंटिटीज आपस में डीम्ड एसोसिएटेड मानी जाएंगी। दूसरा भी पॉसिबिलिटी है जो नीचे एग्जाम्पल में दी है। मिस्टर ए कंट्रोल कर रहा है एक्स लिमिटेड को, मिस्टर बी कंट्रोल कर रहा है वाई लिमिटेड को, बट मिस्टर ए और बी दोनों रिलेटिव्स हैं। तो उस सिचुएशन में भी ये एक्स और वाई जो दोनों हैं वो डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज मानी जाएंगी। तो मैं अकेला दो एंटिटीज को कंट्रोल करूं या मैं और मेरे रिलेटिव ज्वाइंटली मिलकर कंट्रोल करें, डीम्ड वाला रिलेशन आएगा। फिर के पॉइंट में बोल रहे हैं, वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, the other enterprise is controlled by a member of such Hindu undivided family or by a relative of a member of such Hindu undivided family। इसके लिए भी आपको नीचे एग्जाम्पल दे रखा है कि HUF जो है वो एंटिटी A लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है और HUF का एक मेंबर या उसका रिलेटिव B लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं A लिमिटेड और B लिमिटेड आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद L पॉइंट में, where one enterprise is a firm, association of person or body of individual, the other enterprise holds not less than 10% of interest in such firm, AOP or body of individual। तो एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो एक एंटिटी दूसरी एंटिटी में अगर 10% या उससे ज्यादा होल्ड कर ले तो भी डीम्ड का रिलेशन होगा। अब इसको समराइज करके यहाँ पे इन्होंने टेबल में दिया हुआ है, ये आप अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। सेक्शन 92 कैपिटल ए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंड डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ठीक है, सब सेक्शन 1 और 2 है, बाकी सेक्शन वही रहेगा 92 कैपिटल ए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि इसमें एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाह रहे हैं। अब इसके बाद जो अगला सेक्शन दिया हुआ है दैट इज 92 कैपिटल बी, तो मैं ये भी एक बार यहाँ पे कवर कर लेता हूँ तो बेटर है, क्योंकि है बहुत ईजी। 92 कैपिटल बी में उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्योंकि ऊपर बात हो रही थी कि जब भी डीम्ड, मतलब जब भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस या डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, तो उस सिचुएशन में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा उस पे आर्म्स लेंथ प्राइस का रूल और ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लगने चाहिए। बट व्हाट इज एग्जैक्टली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो भी तो क्लियर होना चाहिए। तो अभी हमने एक फेज कंप्लीट किया कि हाँ, एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होता है हमें पता है, डीम्ड भी पता है, बट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है उसकी बात यहाँ पे की है। अब अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में होगा,
या तो उनमें से एक नॉन रेसिडेंट है या दोनों नॉन रेसिडेंट है, उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांजैक्शन की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। अब अगर आप ट्रांजैक्शन की लिस्ट पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको लगेगा जैसे सब कुछ ही कवर कर लिया, कुछ बाकी नहीं रखा। टेंजिबल प्रॉपर्टी का सेल परचेज लीज, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी का सेल परचेज लीज, सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेंडिंग मनी, बोरोइंग मनी, एनी अदर ट्रांजैक्शन हैविंग बेयरिंग ऑन द प्रॉफिट्स, म्यूचुअल अग्रीमेंट, अरेंजमेंट बिटवीन द टू एंटरप्राइजेस फॉर अलोकेशन ऑफ कॉस्ट, एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड एंड ऑल, फैसिलिटीज और सर्विसेज टू बी अवेल्ड, बेनिफिट टू बी अवेल्ड, मतलब सब कुछ ही कवर हो गया। तो ये आंसर में पूछने को तो अगेन ये भी एक थियोरेटिकल आंसर है, बट इसमें कुछ बाकी नहीं छोड़ा उन्होंने, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर, ठीक है। अब इसमें भी आया डीम्ड। पहले बोला कि भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो सबसेक्शन 1 क्लैरिफाई कर दिया उसको। अब बोला कि डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो उसके लिए है आपके पास यहाँ पे सबसेक्शन 2, देख लेते हैं। वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ a transaction entered into by an enterprise with a person other than an associated enterprise, there exists a prior agreement in relation to the relevant transaction between the other person and associated enterprise, or where the terms of the relevant transactions are determined in substance between such other person and the associated enterprise, and either the enterprise or the associated enterprise or both of them are non-residents। अब इसको अगर हम रिलेट करने जाएं तो देखो क्या हो रहा है। इसका नीचे एक एग्जाम्पल भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और हम इस चीज़ को एक सिंपल वे में समझ सकते हैं। देखो इसमें ना इन शॉर्ट क्या हो रहा है पहले से बता देता हूँ। एक डमी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस को ब्रीच करने के लिए। कैसे? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों एंटिटीज आपस में एसोसिएटेड हैं, डिफाइंड है। ऊपर जो बोला 92A उस हिसाब से डिफाइंड है। अब अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कोई गुड्स बेचा या सप्लाई किया तो उसमें अपने आप ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आ जाएंगे। इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, करना तो ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली यही है। एक डमी कंपनी या एक थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व किया जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। इसका इन दोनों से तो अभी कोई लेना देना है नहीं। एक्स लिमिटेड ने एडवांस में बी लिमिटेड से एक अग्रीमेंट कर लिया, या बी लिमिटेड ने एडवांस में एक्स लिमिटेड से एक अग्रीमेंट कर लिया। बात वही है कि भैया एक काम करो, ए लिमिटेड के पास जाओ, उससे गुड्स खरीदो और मुझे बेच देना। मतलब एडवांस में एक ट्रांजैक्शन या एक अग्रीमेंट हो गया, तो ये कंडीशन आएगी। अब इस सिचुएशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या लॉ ये बोलता है कि ये तो आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, आपने बीच में एक डमी क्रिएट कर दिया, उसके थ्रू सेल दिखा दिया ताकि वो डायरेक्ट एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में ट्रांजैक्शन ही ना हो। अगर ऐसा हुआ तो हम इसको डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानेंगे, इसमें भी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो एडवांस अग्रीमेंट होना नेसेसरी कंडीशन है, अगर बाद में अग्रीमेंट होता है तो फिर ये प्रोविजन नहीं आएगा। तो ए लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को गुड्स बेच दिया, फिर एक्स लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को वही गुड्स बेचती है और उसका अग्रीमेंट बाद में करती है तो ये पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको बाईपास करने का आपके पास एक तरीका तो है, वो खुद ही उन्होंने बता दिया यहाँ पे। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इसमें भी वही सब चीजें लिखी है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, एक रीडिंग लिस्ट है, आपको पता चल जाएगा। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी में क्या आता है ये बचपन से आप पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है, 11th स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में, यू नो वेरी वेल। तो पूरी लिस्ट दे रखी है। अब वो लिस्ट में जितना कुछ पॉसिबल था सारा लिख दिया। ठीक है, तो एक बार उसको पढ़ के देख लो, कोई क्वेरी है तो आप पूछ लेना इंडिविजुअली, कोई उसमें इशू नहीं है, तो आप एक बार उसको रीड करके देख सकते हैं। देखो नीचे एग्जाम्पल भी उसके बारे में दिया हुआ है कि अनरिलेटेड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व करने जाओगे और पहले से उसका अग्रीमेंट कर लोगे तो कहीं ना कहीं वो भी डीम्ड ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो एक ही जैसे एग्जाम्पल 2 बार दे रखे हैं, रिपीटेशन काफी सारा है। ठीक है, यहाँ तक आते आते आपका एक पूरा जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट, मतलब सॉरी थियोरेटिकल वाला पार्ट है, जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो कवर होता है। आगे के ट्रांजेक्शन्स भी हैं और भी सेक्शंस बाकी हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सारी चीजें एक बार क्लियर कर लो, और कुछ सम्स के भी मैं आपको इमेजेस शेयर कर दूंगा। वो इमेज में से जो कुछ भी सम्स प्रोवाइडेड हैं वही सम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा। आप भी एक बार नोटबुक में साथ साथ में सॉल्व कर लेना, तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। मीन्स मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी चीज़ें आपको रिलेट हो जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक में। मुझे खुद लग रहा था कि पता नहीं मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा पढ़ा के कि आपको समझ आया भी होगा या नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछो, तो मुझे भी पता चलेगा कि फीडबैक भी मिल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। तो ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें रिलेट हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।